क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मॉडर्न साइंस आज भी इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी पहेली को सॉल्व नहीं कर पाया है। एक ऐसी पहेली जिसे द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है और इसकी वजह 17वीं सदी के एक फिलोसोफर की उस भयंकर गलती में छिपा है जिसे आज तक विज्ञान को भटका कर रखा हुआ है। न्यूरो साइंस आज ब्रेन का पूरा मैप बना चुके हैं। उनका मानना है कि हमारे न्यूरॉन्स के बीच दौड़ते केमिकल और इलेक्ट्रिक सिग्नल ही हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस पैदा करती है। लेकिन जब इस थ्योरी को लैब में टेस्ट किया जाता है तो उनके सामने एक ऐसी दीवार आ जाती है जिसे कोई नहीं तोड़ पाया है। विज्ञान ये तो आसानी से बता देता है कि हमारा ब्रेन डेटा को प्रोसेस कैसे करता है, लेकिन हार्ड प्रॉब्लम ये है कि केमिकल से भरे एक निर्जीव ब्रेन में पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे पैदा हो जाता है। इसे विज्ञान की भाषा में क्वालिया कहा जाता है। मैं इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूं। एक रोबोट या कैमरा लाल रंग की वेवलेंथ को डिकोड कर सकता है, लेकिन वो उस लाल रंग को आपकी और मेरी तरह महसूस नहीं कर सकता है। चोट लगने पर हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है। ये बात एक कंप्यूटर पर भी लागू होती है, लेकिन उस दर्द को जो असली एहसास होता है वो एक मशीन कभी फील नहीं कर सकती है। दशकों के रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक हैरान है कि अवचेतन मैटर यानी जड़ पदार्थ से चेतना कैसे पैदा होती है। लेकिन क्या हो अगर उत्तर इसके पूरी तरह से उलट हो? क्या हो अगर चेतना कभी पदार्थ से पैदा ही नहीं हुई हो? इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जहां एक बहुत ही बड़ी फिलोसफिकल गलती हुई थी। 17वीं सदी में रेन डेस्कार्ट्स नाम के एक वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दी थी जिसे कार्टेशियन ड्यूअलिज्म या फिर मन शरीर का द्वैतवाद कहा जाता है। डेस्कार्ट्स ने इंसान को दो एकदम अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। पहला था भौतिक शरीर जो जगह घेरता है, जिसका वजन होता है, और दूसरा था मन या आत्मा जो पूरी तरह से नॉन फिजिकल है, उसका कोई वजन नहीं है, वो कोई जगह नहीं घेरती है। शुरुआत में ये थ्योरी बहुत ही परफेक्ट लगी, लेकिन जल्द ही इसके अंदर एक ऐसा लॉजिकल लूप होल निकला जिसने पश्चिमी दुनिया की नींव हिलाकर रख दी। इसे माइंड बॉडी इंटरेक्शन प्रॉब्लम कहा जाता है और लॉजिक बहुत सीधा था। अगर आत्मा पूरी तरह से नॉन फिजिकल है तो वो एक फिजिकल ब्रेन की नसों को ऑर्डर कैसे दे सकती है? किसी भी फिजिकल चीज को हिलाने के लिए फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होती है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति बिना छुए आपकी कार का स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है। लेकिन आप एक पल के लिए सोचिए, क्या कोई अदृश्य नॉन फिजिकल एनर्जी किसी फिजिकल चीज को सीधे कंट्रोल कर सकती है? आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। डेकार्ट से इस सवाल पर बुरी तरह से फंस गए। इस विरोधाभास को सुलझाने के लिए उन्होंने कहा कि आत्मा ब्रेन के अंदर पीनियल ग्लैंड नाम की एक छोटी सी ग्रंथि में शरीर को कंट्रोल करती है। लेकिन यह तर्क भी फेल हो गया क्योंकि पीनियल ग्लैंड भी तो शरीर का एक फिजिकल हिस्सा ही है। यह मिस्ट्री वैसी की वैसी रह गई। इसे याद रखिएगा क्योंकि यही वो लॉजिकल गड्ढा है जिसमें आज की न्यूरोसाइंस भी गिर रही है। असल में डेकार्ट की यह गलती उनकी अपनी नहीं थी। इसकी जड़ें हजारों साल पहले प्राचीन ग्रीस में थी। महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि इंसान का शरीर और उसकी आत्मा पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा एक नॉन फिजिकल एनर्जी है जो कभी नहीं मरती है। हालांकि प्लेटो के ही सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट अरस्तु ने अपने गुरु की बात को खारिज कर दिया था। अरस्तु ने कहा था कि आत्मा शरीर से अलग होकर उड़ने वाली कोई चीज नहीं, बल्कि वो शरीर का ही एक फॉर्म है जो उसे जीवित रखता है। जैसे ही शरीर मरता है आत्मा भी उसी के साथ में खत्म हो जाती है। इन अलग अलग थ्योरीज ने दुनिया को हजारों सालों तक उलझा कर रखा था और अंत में इमैनुअल कांट जैसे महान विचारकों ने हार मान ली। कांट ने आत्मा को अज्ञेय यानी अननोबल घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आत्मा को अपने सेंसेस या विज्ञान से कभी समझ ही नहीं सकते हैं। बस यहीं से विज्ञान और आत्मा के बीच में एक कभी न टूटने वाली दीवार खड़ी हो गई। पश्चिम का पूरा दर्शन इस भौतिक और अभौतिक के टकराव में फंस गया। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही गलत हो? क्या हो अगर हजारों साल पहले सनातन दर्शन ने इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से उल्टा करके इसका एक ऐसा अचूक लॉजिक दे दिया हो जो आज के क्वांटम विज्ञान से भी एडवांस था? चलिए अब उस प्राचीन मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करते हैं। सनातन दर्शन पश्चिम की इस सबसे बड़ी समस्या को जड़ से खत्म कर देता है क्योंकि यह मन यानी माइंड और चेतना यानी कॉन्शियसनेस के बीच में एक बहुत ही साइंटिफिक और क्लियर लाइन खींचता है। भारतीय दर्शन खासकर सांख्य और वेदांत के अनुसार जिसे हम मन कहते हैं वो आत्मा नहीं, मन इंसान के अंतःकरण का एक
हिस्सा है जो कि बहुत ही सूक्ष्म यानी सटल फिजिकल मैटर से बना हुआ है, और यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है क्योंकि मन एक सटल मैटर है और उसका शरीर एक ग्रॉस मैटर है, और ये दोनों ही फिजिकल प्रकृति का हिस्सा हैं। इसलिए ये दोनों बिना किसी लॉजिकल प्रॉब्लम के एक दूसरे से आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। पदार्थ केवल पदार्थ के साथ में ही इंटरेक्ट करता है। इस थ्योरी के अनुसार अंतःकरण के 4 हिस्से होते हैं। मनस जो हमारे 5 सेंसेस से आने वाले डेटा को प्रोसेस करता है, बुद्धि जो सही और गलत का निर्णय लेती है, अहंकार जो मैं होने का भाव पैदा करता है, और चित्त जो हमारी यादों को और संस्कारों का स्टोरेज हाउस है। ये सभी सूक्ष्म पदार्थ हैं। तो फिर आत्मन या शुद्ध चेतना क्या है? आत्मन पूरी तरह से नॉन फिजिकल और अकर्ता है, यानी वो कोई एक्शन नहीं लेता है, वो शरीर को कोई धक्का नहीं देता है, वो केवल एक पैसिव साक्षी या रोशनी का सोर्स की तरह काम करता है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझिए। जिस तरह एक जलता हुआ बल्ब बिना किसी फर्नीचर को हिलाए अपनी रोशनी से पूरे कमरे को रोशन कर देता है, ठीक उसी तरह आत्मन अपनी चेतना के प्रकाश से इस सूक्ष्म मन को एक्टिव करता है, और फिर वो सूक्ष्म मन हमारे फिजिकल शरीर को निर्देश देता है। यह सटीक साइंटिफिक विभाजन पश्चिमी दर्शन की इंटरेक्शन प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये एक ऐसा लॉजिकल है जिसे आज का विज्ञान भी चुनौती नहीं दे सकता है, और यही लॉजिक आज की सबसे बड़ी वैज्ञानिक मिस्ट्री यानी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस को भी सॉल्व कर देता है। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था, विज्ञान यह नहीं समझा पा रहा था कि ब्रेन के अवचेतन न्यूरॉन्स से पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे पैदा होता है। अद्वैत वेदांत इस प्रॉब्लम को उल्टा करके हल करता है। चेतना ब्रेन का कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि चेतना ही इस ब्रह्मांड का सबसे फंडामेंटल आधार है। हमारा मस्तिष्क चेतना को पैदा नहीं करता है, बल्कि ब्रेन एक रिसीवर या एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एंटीना की तरह काम करता है, जो आत्मन की पहले से मौजूद यूनिवर्सल चेतना को पकड़ता है और उसे मैं के एक्सपीरियंस में बदल देता है। अगर चेतना ही फंडामेंटल रियलिटी है, तो यह समझाने की जरूरत ही खत्म हो जाती है कि पदार्थ कैसे पैदा हुआ। इस गहरे सिस्टम को और आसानी से समझने के लिए तैत्तिरीय उपनिषद में एक पंचकोश का एक बहुत ही साइकोलॉजिकल मॉडल दिया गया है। यह मॉडल इंसान के अस्तित्व को प्याज की परतों की तरह 5 कवरिंग में बांट देता है, जो असली आत्मन को ढके रहती है। सबसे बाहरी परत है अन्नमय कोश, यानी हमारा भोजन से बना फिजिकल शरीर। इसके अंदर है प्राणमय कोश, जो हमारी लाइफ फोर्स, एनर्जी और सांसों से बना है। फिर आता है मनोमय कोश, यानी हमारे विचार और भावनाएं। इसके भी भीतर है विज्ञानमय कोश, यानी हमारी बुद्धि, और सबसे भीतरी परत है आनंदमय कोश, जो आत्मन के सबसे करीब मानी जाती है। सनातन धर्म में योग और ध्यान का असली उद्देश्य इन 5 परतों से अपनी पहचान को हटाना है और ये अनुभव करना है कि आप ये शरीर या मन नहीं, बल्कि आप वो शुद्ध चेतना यानी आत्मन है जो इन सभी को रोशन कर रही है। यही कारण है कि आज ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी जैसी मॉडर्न फील्ड्स भी चेतना को समझाने के लिए वेदांत के इस मॉडल की ओर देख रही हैं। लेकिन आत्मन का ये लॉजिक सिर्फ फिलॉसफी तक सीमित नहीं है। जब इसे दुनिया में फैली असमानताएं और न्याय के सवालों पर लागू किया जाता है, तो ये दुनिया का सबसे तार्किक जटिल सिस्टम बन जाता है। ज्यादातर पश्चिमी धर्म एक लीनियर टाइमलाइन पर काम करती हैं। आत्मा जन्म के समय बनाई जाती है और एक छोटी सी जिंदगी जीती है, और फिर उस एक जीवन के कर्मों के आधार पर उसे हमेशा के लिए स्वर्ग या नर्क भेज दिया जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है, एक दयालु ईश्वर आत्माओं को इतनी अलग अलग परिस्थितियों में क्यों बनाता है? कोई अमीर घर में पैदा होता है और कोई जन्म से ही गरीब या अपंग, और एक छोटी सी जिंदगी की गलतियों के लिए हमेशा सजा देना कहाँ का न्याय है? हिंदू धर्म का कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत इन सभी सवालों का एक गणितीय और नैतिक रूप से परफेक्ट समाधान देता है। कर्म, कारण और प्रभाव का एक यूनिवर्सल नियम है। आत्मन अपने सूक्ष्म शरीर के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करता है। हमारी आज की परिस्थितियां किसी भगवान की मनमानी का नतीजा नहीं है, बल्कि यह हमारे ही पिछले कर्मों का सीधा रिजल्ट है। यह सिस्टम आत्मा को सीखने, विकसित होने और अंत में मोक्ष पाने के लिए अनगिनत मौके देता है। अंत में सनातन आत्मन का कॉन्सेप्ट इसलिए भी सबसे ज्यादा लॉजिकल है क्योंकि यह आत्मा की रचना के जाल से बच जाता है। लॉजिक का एक
सीधा नियम है कि जिस भी चीज की समय में शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। सनातन दर्शन कहता है कि आत्मन अजन्मा और शाश्वत है, उसे कभी किसी ने बनाया ही नहीं और इसलिए उसे कभी नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि वेदांत ये तो बता देता है कि ब्रेन सिर्फ एक रिसीवर है और चेतना यूनिवर्सल है, लेकिन आज भी क्वांटम बायोलॉजी का ये रहस्य अनसुलझा है कि इंसान के ब्रेन के भीतर वो कौन सा बायोलॉजिकल एंटीना है जो उस कॉस्मिक चेतना की फ्रीक्वेंसी को पकड़कर हमारे अंदर मैं होने का एहसास पैदा करता है। अंततः सनातन धर्म में आत्मन की अवधारणा सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल तार्किक और साइंटिफिक फ्रेमवर्क है जो इंसानी चेतना के सबसे गहरे रहस्य को ना सिर्फ खोलता है बल्कि उन्हें पूरी तरह से सुलझा भी देता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए, विज्ञान से जुड़े हुए रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।